हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी 8 MCQs की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग चुनिंदा 8 MCQs को डिस्कस करते हैं और ये MCQs उन न्यूज़ में से बनाए गए हैं जो पिछले दिनों टॉपिक में रही हैं और उनसे क्वेश्चन बनकर हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और ये जो हमारी सीरीज़ है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। अब यहाँ से हम लोग न्यूज़ में से छांट कर आपके लिए MCQs लेकर आते हैं, क्योंकि कभी भी आपसे एग्ज़ाम में न्यूज़ नहीं पूछी जाती है बल्कि उनसे बनने वाले क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सीरीज़ है हमारी, आप इसको ज़रूर फॉलो करें। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आपसे कभी भी न्यूज़पेपर या फिर कोई न्यूज़ छूट जाती है ना, तो उससे जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो आपको इस सीरीज़ में मिल जाएगा। खबर तो मिलेगी ही, साथ में उससे क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में आएगा वो आपको इस सीरीज़ में मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में इसकी बिल्कुल भी ना करें और इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यूरिया हैज़ हाईएस्ट कंटेंट ऑफ विद कितना परसेंटेज। देखो यहाँ पे यूरिया है ये, ठीक है, कि यूरिया में सबसे अधिक मात्रा प्रतिशत में किसकी है पोटेशियम की है, फॉस्फोरस की है और नाइट्रोजन की है या फिर अमोनिया की है। तो इसका सही आंसर है आपका नाइट्रोजन, कि यूरिया में नाइट्रोजन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में आपको नाइट्रोजन मिलता है जो कि 40% होता है। तो ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में आ सकता है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, देखो खबर में क्या था कि जो हमारी सरकार है उसने, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने फर्टिलाइज़र पर, ठीक है, फर्टिलाइज़र पर मतलब कि उर्वरक पर जो सब्सिडी है, ठीक है, जो सब्सिडी होती है, जो छूट होती है, उसको और बढ़ा दिया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। तो ये खबर थी, ठीक है। आपसे खबर में तो पूछेंगी नहीं कि क्या बढ़ा दिया, कि कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो उससे हमारे लिए क्वेश्चन बनता है यूरिया का। देखो खबर हमने देख ली, अब थोड़ा जान लेते हैं कि फर्टिलाइज़र क्या होता है। अब देखो फर्टिलाइज़र का मतलब होता है कि उर्वरक, अगर हम हिंदी में बोले तो उर्वरक होता है। ये दोनों ही तरीके के होते हैं, नेचुरल भी होते हैं और साथ में आपके आर्टिफिशियल भी होते हैं। अब इन्हीं उर्वरकों में आपको क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, पोटेशियम और फॉस्फोरस का कंटेंट मिलता है, जो कि हमारी फसलों, क्रॉप्स और हमारी मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमारी फसलों की ग्रोथ के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। बेसिकली अगर बोलें तो हमारे यहाँ पर 3 टाइप के फर्टिलाइज़र होते हैं, जैसे कि पहला हो गया यूरिया, दूसरा है आपका DAP, ठीक है, DAP हो गया, और तीसरा है आपका म्यूरिएट ऑफ पोटाश। ठीक है, ये 3 टाइप के फर्टिलाइज़र होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो यूरिया है वो हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी क्यों देती है। देखो ये जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो केवल यूरिया पे सब्सिडी केवल हमारे किसानों को ही देती है, फॉर ओनली एग्रीकल्चर यूज़ के लिए, मतलब कि खेती बाड़ी के लिए देती है। केवल इसके अलावा आप जो सब्सिडाइज यूरिया है केवल एग्रीकल्चर में ही यूज़ कर सकते हो, बाकी किसी चीज़ में नहीं यूज़ कर सकते हो। अब फार्मर्स को क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो हमारे फार्मर होते हैं वही हमारे लिए खाना उगाते हैं, तो उनको जो फर्टिलाइज़र है, उर्वरक है, जो मार्केट में जो भी यूरिया का प्राइस चलता है उससे कम दामों पर मिलता है, जिससे कि उनकी लागत कम लगे और उनको प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए कि यूरिया पे सब्सिडी क्यों देती है। ठीक है, ये हमारी बात होगी। लेकिन अब इसके कुछ ये भी होता है कि हमने सब्सिडी तो दे दी, लेकिन उसका हर सिक्के का 2 पहलू होते हैं। तो ये सिक्का हमारा हो गया अच्छा वाला सिक्का कि गवर्नमेंट ने हमें फार्मर्स को यूरिया दे दिया, अच्छे दामों पर दे दिया, लेकिन इसका कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ को आप ज़्यादा यूज़ करते हो ना, जैसे कि यूरिया को हम लोगों ने ज़्यादा यूज़ करा, क्योंकि हमने जो किसानों को यूरिया बहुत ही सस्ते दामों पर दे दिया, तो वो उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारी मिट्टी होती है, ठीक है, जो हमारी सॉइल है, उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात हमारी ये आती है कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। और अगर नेचुरली अगर हम देखें, जो NPK का जो रेशो होना चाहिए वो 4:2:1 होना चाहिए। NPK का मतलब जो आइडियल रेशो है हमारा, ठीक है, आइडियल रेशो NPK का, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का रेशो है 4:2:1। ये भी हमारे क्वेश्चन में बनता है, हमारे एग्जाम में ये बन जाता है। दूसरा ये होता है कि हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये जो हमारा यूरिया है वो स्मगल भी हो जाता है, मतलब इसकी स्मगलिंग हो जाती है। कहाँ हो जाती है, जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, तो यहाँ पर इसकी स्मगलिंग होने का भी खतरा रहता है। चलिए यहाँ पे हमने पूरा का पूरा जान लिया, यूरिया के बारे में जान लिया, क्या खबर थी, फार्मर्स को क्यों देते हैं यूरिया का, किसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट क्या होता है, और आइडियल रेशो NPK का क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं
कि हमारी जो सीरीज़ आप देख रहे हैं ये हमारी 8 MCQs की सीरीज़ है जो आपको मैं समझा रही हूँ, ये वही सीरीज़ है। उसके अलावा हमारे चैनल पर आपको पॉलिटी के MCQs मिल जाएंगे, जहाँ पर कि हम लोग 10 MCQs आपके लिए रेगुलरली लेकर आते हैं, अच्छे से समझाते हैं, जिससे कि आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी NCERT की। NCERT में क्या है कि हमारे पास 2 सीरीज़ हैं NCERT की। पहली सीरीज़ में हम लोग आपको डिटेल में पढ़ाते हैं, फिर उनसे बनने वाले MCQs को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, क्योंकि जो NCERT की जो सीरीज़ है डिटेल में हो या फिर MCQ हो, वो आपको किसी भी चैनल या फिर इंस्टीट्यूट में आपको फ्री में नहीं मिलती है, ये आपको हमारे चैनल पर फ्री में प्रोवाइड करवा दी जाती है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट ये भी हो जाता है NCERT अगर आप पढ़ते हैं तो आपके पूरे के पूरे फंडामेंटल क्लियर हो जाते हैं। तो ये NCERT हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्लास 7 का हम लोग अभी चला रहे हैं, ख़त्म होने वाली है। क्लास 6 को हमने ख़त्म करवा दिया है और हमारी जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी से हम लोगों ने स्टार्टिंग करी है। बाद में दूसरे सब्जेक्ट भी हम लेकर आएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट सीरीज़ हमारी ट्रिक्स की। ट्रिक्स में हम लोग 5 MCQs करवाते हैं, अनोखे तरीके से करवाते हैं, जैसे हमने करा है वैसे आपको समझा देते हैं। नेक्स्ट है हमारी करंट अफेयर मंथली मैगजीन है। इसमें हम लोग आपको जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहते हैं, हमारे खबरों में जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहते हैं उस महीने के, आपको कंपाइल करके एक मैगज़ीन के रूप में देते हैं और 1 लाइनर के रूप में हम लोग देते हैं। हम लोगों ने अप्रैल की आपके लिए लेकर आ चुके हैं। उसमें केवल हमने अप्रैल को 70 1 लाइनर में आपको कवर करवा दिया है। पूरा का पूरा अप्रैल जो भी इम्पोर्टेंट खबर रही थी जो कि एग्ज़ाम में आ सकती है, वो आपको केवल 70 1 लाइनर में कंप्लीट करा दी है, तो जाके आप देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट है हमारी मेंस की टॉपिक्स, ठीक है। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हम रेगुलरली मेंस के टॉपिक्स की वीडियो लेके आते रहते हैं, ठीक है, जिससे कि उनको कभी परेशानी ना हो। एक है हमारी शॉर्ट वीडियो की सीरीज़ है, उसमें हम लोग कंसेप्ट को, किसी भी टॉपिक को क्लियरली आपको डिफाइन करते हैं और हम अपने चैनल की कम्युनिटी में क्वेश्चन डालते रहते हैं, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो सके। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे पास जितनी भी सीरीज़ हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। तो चैनल में जाइए, देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेट। यहाँ पूछा है कि 8 प्रमुख उद्योगों की सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व दिया गया है, ठीक है। क्या वो फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है, कोल है या फिर स्टील प्रोडक्शन है। तो इसका सही आंसर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मतलब कि विद्युत उत्पादन को सबसे ज़्यादा अधिक महत्व दिया गया है 8 कोर इंडस्ट्री में। अब देखो यहाँ पर ये भी न्यूज़ में था, क्योंकि न्यूज़ में ये बोला गया है कि जो हमारा मार्च गया है, ठीक है, जो मार्च में जो 8 कोर इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है, थोड़ा नीचे गिर चुकी है। लगभग 5.2% की गिरावट इसमें देखी गई है, ठीक है। स्लाइड हो गया 5.2 तक हो गया स्लाइड। ये हमारी खबर थी, ये हमसे खबर नहीं पूछेंगे बल्कि उससे बनने वाले क्वेश्चंस को पूछेंगे। तो यहाँ पर है 8 कोर इंडस्ट्रीज़। अब देखो ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये हमारी भारत जो इंडिया है ना उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। 8 कोर इंडस्ट्री का मतलब ये कोर इंडस्ट्री है, सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ है। तो इसमें से कौन कौन सी इंडस्ट्री होती है, देखो पहले नंबर पर है आपकी रिफाइनरी, ठीक है। रिफाइनरी की जो वेटेज है वो लगभग 28% है, ठीक है, 28% होगी। दूसरा हमारा हो गया है इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो आप बोलोगे आपने तो आंसर इलेक्ट्रिसिटी बताया है, क्यों बताया है मैंने इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी रिफाइनरी का हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपके पास इसमें ऑप्शन ई में अगर रिफाइनरी होता तो हम लोग आंसर रिफाइनरी को लगाते, लेकिन सेकेंड नहीं है तो इसलिए हमने आंसर लगाया इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा हमारी है वेटेज के हिसाब से 30 नंबर पर आती है स्टील आती है, जिसकी वेटेज है 17.9%। चौथी है आपकी कोल, ठीक है, कोयला है 10.3% की वेटेज है। 5 पर है आपकी क्रूड ऑयल मतलब कि कच्चा तेल, वो आपकी 8.9% की वेटेज है। अब छठे नंबर पे है हमारी नेचुरल गैस, ठीक है, मतलब कि प्राकृतिक गैस की बात यहाँ हो रही है, 6.89% की होगी। 7वें नंबर पर है आपका सीमेंट, ठीक है, जिससे घर वगैरह बनता है, वो है 5.37%। और 8वें नंबर पर है आपकी फर्टिलाइज़र, ठीक है, फर्टिलाइज़र 2.6%। तो ये सारी की सारी 8 कोर इंडस्ट्री है। ये आपको कॉपी में इसको ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि इसको सही क्रम में आप लोगों को मैनेज करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट रिलेटेड टू, ऑपरेशन ट्राइडेंट का संबंध किससे है? अब पूछ रहा है यहाँ पे कि चाइना वार से है, कि भारत चीन युद्ध से है, इंडो पाकिस्तान वार से है, या फिर आपका रशिया यूक्रेन वार से है, या फिर वर्ल्ड वार प्रथम विश्व युद्ध से है। तो इसका आंसर है आपका कि इंडो पाकिस्तान वार से इसका रिलेशन है। अब ये क्वेश्चन क्यों बना? ये क्वेश्चन इसलिए बना क्योंकि रिसेंटली जो हमारे जो नेवी चीफ है ना, वो नए नियुक्त करे गए हैं, उनका नाम है एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है, इनका नाम है दिनेश के त्रिपाठी है। और इससे पहले कौन थे? इनसे पहले थे आपके आर हरि कुमार थे, वो उनको हटा दिया है, मतलब वो हट गए हैं। उनके अलावा आए हैं दिनेश के त्रिपाठी। तो इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि हमारी नेवी के नए चीफ कौन है, तो वो है दिनेश के त्रिपाठी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि जो ऑपरेशन ट्राइडेंट है वो क्या है। देखो, ऑपरेशन ट्राइडेंट है वो इंडो पाकिस्तान वार से रिलेशन रखता है, और ये जो वार हुआ था ये 1971 में हुआ था। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि दिसंबर 4 को, ठीक है, 4 दिसंबर को हमारा जो इंडिया है, यहाँ से एक कराची है, पाकिस्तान में जो कराची है, वहाँ पर हमारी इंडियन नेवी ने पाकिस्तान का जो एक शिप था PNS खैबर शिप को मार गिराया था। ठीक है, ये क्या करा था? ये करा था ऑपरेशन ट्राइडेंट के अंदर करा था और जीत हासिल करी थी। ठीक है, तो इसीलिए जो 4 दिसंबर है, तो इसी विक्ट्री को रिमेंबर करते हुए 4 दिसंबर को हम लोग नेवी डे भी बनाते हैं। ठीक है, नेवी डे बनाते हैं। तो ये क्या हुआ कि हमारा ऑपरेशन ट्राइडेंट था। जो ऑपरेशन ट्राइडेंट है वो आपका काउंटर अटैक था, इंडिया का काउंटर अटैक था। ठीक है, कहाँ पर था? कराची का जो हार्बर है उस पर था, और PNS खैबर को मार गिराया था। ठीक है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए ये हो जाती है, किसको गिराया था? पाकिस्तान के PNS खैबर को मार गिराया था। और इंडिया ने इसमें क्या यूज़ करा था? एंटी शिप मिसाइल। ठीक है, एंटी शिप मिसाइल फर्स्ट टाइम यूज़ करी थी। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट ज़रूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आपसे पूछे कि जो अभी नए नेवी चीफ कौन बने हैं, तो आपका मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या है, ये आपको बता दिया। और ये इंडिया पाकिस्तान का वार था, 1971 का ये वार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड डीपेस्ट ब्लू होल डिस्कवर। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ मिला है। अब देखो, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे ब्लू होल की बात कर रही है, ब्लैक होल की बात ये नहीं करा है। ठीक है, ब्लैक होल कहाँ पर है? वो स्पेस में है, अंतरिक्ष में है। और जो ओजोन होल है, ठीक है, मतलब कि ओजोन में जो होल है वो कहाँ है? वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में है। तो यहाँ पर ये ब्लू होल की बात करी है। अब देखो, कुछ ब्लू है, तो उससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं ब्लू होल है, तो शायद हो सकता है कि ये समुद्र के बारे में बात करी हो। तो यहाँ पे पूछा है कि कहाँ मिला है, दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ मिला है? मैक्सिको में मिला है, कजाकिस्तान में मिला है, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में मिला है, या फिर अंटार्कटिका में मिला है? तो ये मिला है मैक्सिको में मिला है दुनिया का सबसे गहरा। ठीक है, अब ये खबरों में था, यही खबरों में था कि दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा मिला, कहाँ मिला? मैक्सिको में मिला। अब कहाँ मिला? ये आपको समुद्र के अंदर मिला है, पानी के अंदर ये मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि ब्लू होल पहली बार हमने देख लिया ना, यहाँ पर इससे पहले भी और भी ब्लू होल फेमस है। जैसे एग्जांपल अगर हम बोलें तो कि जो दाहाब ब्लू है, ठीक है, दाहाब ब्लू होल है जो कि इजिप्ट में है, ये भी हमें पता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा अगर एग्जांपल लें तो है ग्रेट ब्लू होल है। ठीक है, ग्रेट ब्लू होल है जो कि आपको बेलीज़ में मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि पहली बार ही ब्लू होल मिला है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि ये सबसे गहरा ब्लू होल है। अब ठीक है, जो ब्लू होल है सबसे गहरा है हमारा ब्लू होल, जो इसका नाम अगर हम बोलें तो इसका नाम है तामजा ब्लू होल। तामजा ब्लू होल भी है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि तामजा ब्लू होल है, सबसे गहरा है, और ये कहाँ मिला है? तो ये मिला आपका चीटूमल बे ऑफ में। ठीक है, कहाँ पे मिला है? ये चीटूमल बे में मिला है। ठीक है, वो कहाँ पर है? वो है आपकी युकाटन में।
युकाटन पेनिनसुला, जो कि आपको मेक्सिको में पास मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारी सारे के सारे पॉइंट्स ये हो गए हैं। अब ब्लू होल क्या है? अब देखो ब्लू होल क्या होता है कि कोई भी समुद्र है, उसकी जो तट है, ठीक है, कोस्टल रीजन है, तो वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा होना, ठीक है। वो बड़ा सा गड्ढा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का जो क्षेत्र है, रीजन है, वो कुछ ऐसे मटेरियल से बना होता है, जैसे कि जिप्सम हो गया, लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, कि पानी से वो घुलनशील होता है, घुलते 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 कि वो वहाँ पे गड्ढा एक हमें मिल जाता है। तो ऐसे ही क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? और ये जो गड्ढा है ये आपका पानी से भरा रहेगा, क्योंकि ये पानी के नीचे ही होता है। ये ब्लू होल है। ब्लू का मतलब हो गया पानी, ठीक है, तो ये हो गया पानी के नीचे सबसे बड़ा गड्ढा। तो होल हो गया, गड्ढा हो गया, तो यहाँ पर ये बात हो जाती है। तो लाइमस्टोन से बनना, जिप्सम से बनना, तो ऐसे ही क्षेत्रों में जो गड्ढे हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं ब्लू होल। चलिए, ये इंपॉर्टेंट खबर थी, आपको मैंने सारे के सारे कंसेप्ट इसमें बता दिए हैं। कहाँ पर है, इसका नाम क्या है, ठीक है, कौन सी वाली बे में है, तो चिटुमल बे में है, युकाटन पेनिनसुला के पास है। और ये पहली बार नहीं है कि आपने ब्लू होल को हमें डिस्कवर करा है, उससे पहले भी हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं, ठीक है। और ओजोन होल अलग है और ब्लैक होल अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली इन न्यूज़ फूजियान इज़ रिलेटेड टू। यहाँ पर ये पूछा है कि अभी खबरों में, हाल ही में खबरों में जो फूजियान था वो बहुत ज़्यादा खबरों में था कि फूजियान हमें हमेशा सुनने को मिल रहा है। उसका संबंध किससे है? क्या वो विमान वाहक है, ठीक है, क्या ये कोई ज्वालामुखी है, ठीक है, क्या ये कोई माउंटेन है, पर्वत है, या फिर ये कोई बीमारी है? तो ये है आपका एयरक्राफ्ट करियर है, ये एक विमान वाहक है, ठीक है, फूजियान, ठीक है। इसको फूजी से आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये आपका फूजियान है, ये आपका एयरक्राफ्ट करियर है। अब ये एयरक्राफ्ट करियर किसका है? ये जो एयरक्राफ्ट करियर है ये चाइना का है, ठीक है। अब ये जो एयरक्राफ्ट करियर है ये चाइना का पहला एयरक्राफ्ट करियर नहीं है, बल्कि ये चाइना का तीसरा, ठीक है, तीसरा एयरक्राफ्ट करियर है। यही न्यूज़ में था कि चाइना का तीसरा एयरक्राफ्ट करियर फूजियान ने पहला सी ट्रायल करा, ये न्यूज़ में था। तो हम लोगों से न्यूज़ में नहीं पूछा जाएगा कि सी ट्रायल चाइना ने कब करा, उससे पूछा जाएगा कि फूजियान क्या है। ये चाइना का है, करियर है, ठीक है। ये चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस रखता है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एयरक्राफ्ट करियर क्या होता है। एयरक्राफ्ट करियर का मतलब ये हो कि समुद्र में एक इतना बड़ा सा एक क्राफ्ट, मतलब एक जहाज़ होना, फिर उसी जहाज़ के ऊपर से, उसी के जहाज़ के ऊपर से जब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपके एरोप्लेन्स उड़ेंगे, हवाई लड़ाकू विमान उड़ेंगे, यहाँ से लड़ाकू विमान उड़ेंगे, क्योंकि जब समुद्र है, समुद्र के अंदर आपको कोई भी लैंड नहीं मिलती, ज़मीन नहीं मिलती, ठीक है। तो अपनी जो उड़ान भरेंगे, ये जो विमान है अपनी उड़ान इसी करियर के ऊपर से भरेंगे। तो इसीलिए एयरक्राफ्ट करियर मतलब कि विमान वाहक, विमान को चलाने वाला वाहक मिल जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एयरक्राफ्ट करियर। चलिए अपनी न्यूज़ पे वापस आते हैं, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो इसमें यह है कि ये चाइना का पहला एयरक्राफ्ट वॉरियर नहीं है, बल्कि वो तीसरा एयरक्राफ्ट वॉरियर है। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना ने अपनी जो क्या बोले कि पैठ जो है वो साउथ चाइना सी में बना रखी है, ताइवान से लड़ाई कर रखी है। तो इन सभी चीज़ों के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि चाइना ऐसे एयरक्राफ्ट्स को लाता रहे और अपना डर फैलाता रहे। तो अपनी डोमिनेंस को दिखाने के लिए ये चाइना के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारी खबर थी, ये हमारा क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द ब्रांड क्रूड ऑयल। यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रांड क्रूड ऑयल के बारे में सत्य है। यहाँ पूछा है कि सोर्स फ्रॉम नॉर्थ सी, क्या ये जो तेल है ये उत्तरी सागर से प्राप्त होता है? क्या इसमें जो सल्फ़र की जो कंटेंट है वो ज़्यादा है, या फिर ये हैवियर है? यहाँ हल्का नहीं आएगा, यहाँ भारी आएगा, ठीक है। क्या ये भारी है, या फिर इनमें से सभी? जो हमने ऊपर ऑप्शन दिया है क्या सारा है, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि जो हमारे जो क्रूड ऑयल हैं वो लगभग, अगर हम बोले मोटे मोटे तौर से, जो इम्पॉर्टेंट हमारे एग्ज़ाम में आते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका ब्रेंट क्रूड ऑयल और एक आपका होता है WTI। WTI का मतलब होता है आपका वेस्ट टेक्सास
इंटरमीडिएट, ठीक है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, इन्हीं पे आपसे क्वेश्चन ये बन जाते हैं, ठीक है। अगर हम ब्रांड की बात करें तो ये जो तेल है ये समुद्र में से, मतलब कि नॉर्थ सी में से निकाला जाता है, ठीक है, नॉर्थ सी में से निकाला जाता है। लेकिन जो WTI जो तेल है ये जो US है ना, US के अमेरिका के ऑयल फील्ड में से ये निकाला जाता है, ठीक है। अब अमेरिका में तो जो ऑयल फील्ड है कहाँ पे, जैसे टेक्सास हो गया, ठीक है, टेक्सास हो गया, लुइसियाना हो गया, अब नॉर्थ डकोटा हो गया। तो यहाँ से ये तेल निकाला जाता है, ये समुद्र में से निकाल रहे हैं और ये लैंड में से इन तेलों को निकाला जा रहा है। दूसरा ये बात होगी कि जो हमारा जो ब्रांड है, अगर हम ब्रांड की बात करें तो ये थोड़ा हैवियर है, ठीक है। दूसरा इसमें यह है कि ये हैवियर है, हमारा जो ब्रांड क्रूड ऑयल है वो हैवियर है। अगर WTI को देखें तो ये आपका थोड़ा हल्का रहता है, ठीक है, हल्का रहता है। तीसरा इसमें यह है कि यहाँ पर जो सल्फ़र कंटेंट है वो भी इसमें ज़्यादा है ब्रांड में, ठीक है। लेकिन अगर WTI में देखें तो यहाँ पर सल्फ़र कंटेंट आपको कम मिलता है, ठीक है। अब चौथी बात ये है क्योंकि ये समुद्र में से निकाला जाता है, ठीक है, तो ये जो है इसकी जो कॉस्ट है थोड़ी कम ही रहती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम WTI के बारे में देखें तो। चलिए ये हमारी बात होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है एक बेंच मार्क प्राइस होता है, बेंच मार्क का, उसको ओपेक कंट्रीज़ जो होती है ना उसी ब्रांड मार्क प्राइस को फॉलो करती हैं। अब ठीक है, ये फॉलो कर दिया कि अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो ओपेक कंट्री भी अपना प्राइस बढ़ा लेंगी, अगर घटेगा तो ओपेक कंट्री अपना प्राइस घटा लेंगी। और जो इंडिया जो है वो ओपेक कंट्री से ज़्यादातर हम बोलें तो ज़्यादातर ओपेक कंट्री से ही अपना जो ऑयल है वो इम्पोर्ट करता है। तो इसीलिए हमारे जो तेल की कीमतें जो होती हैं, अगर ब्रांड क्रूड ऑयल सस्ता हुआ तो सस्ता हो जाता है हमारे इंडिया में, अगर महंगा हुआ तो महंगा हो जाता है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वीवीपैट। वीवीपैट वाज फर्स्ट यूज्ड इन टाइम। यहाँ पे ये पूछा है कि जो वीवीपैट है किस भारतीय राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल का प्रयुक्त हुआ था। तो कहाँ हुआ था? गोवा में, केरला में, नागालैंड में या फिर महाराष्ट्र में? तो ये हुआ था आपका नागालैंड में, इसका सबसे पहले वीवीपैट का यूज़ हुआ था। अब ये न्यूज़ में था क्योंकि न्यूज़ में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन डाली गई थी, उसमें ये बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट प्लीज़ आप जो हमारे अभी इलेक्शन होने वाले हैं ना, तो उनको फेयर करने के लिए आप ऐसा करिए, एक ऑर्डर दे दीजिए कि जितने भी इलेक्शन होंगे, जितने भी वोट डाले जाएंगे, वो सारे के सारे वीवीपैट से हम लोग वेरीफाई करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है, न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वीवीपैट के बारे में जानना। और वीवीपैट क्या है, देखिए कि जब भी आप अपने चुनाव वोट डालने जाते हैं तो इस टाइप के आपको बटन मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपने बटन मिले, यहाँ पे आपके जो भी आपको प्रत्याशी होते हैं वो सारे यहाँ पर रखे होते हैं, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड एक डब्बा सा होता है, एक बॉक्स होता है यहाँ पर। अब क्या होता है कि जब भी आप किसी भी, मानो कि आपने इसको वोट दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने एक बटन दबा दिया कि मैंने इसको वोट दे दिया, मानो पार्टी ए को मैंने वोट दे दिया। अब क्या होगा कि ये जो पार्टी ए की एक स्लिप आएगी, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि मैंने पार्टी ए को वोट दिया है, और फिर आपको जैसे ही दिखेगा उसके बाद ये पर्ची कट के नीचे गिर जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, वीवीपैट का एक इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जो वोटर्स हैं, जो हम लोग हैं, वहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाता है कि हाँ मैंने जो बटन दबाया उसी को मैंने वोट दिया। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है वेरिफिकेशन के लिए वीवीपैट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और साथ में ये भी होता है कि इससे ये फ़ायदा होता है कि जो भी इलेक्शन में जो भी फ्रॉड हो सकता है वो नहीं हो पाता है। अब वो कैसे नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो पर्चियां हैं, जब भी कोई पिटीशन जाती है या फिर कोई भी ऐसा, कोई भी मानो कुछ भी हो जाए कि ये ऐसा नहीं हुआ है कि हमने वोट दबाया कुछ और मतलब हमने बटन दबाया कुछ और हमारा वोट गया, मतलब बटन दबाया ए को, वोट दिया बी को। तो उसके वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वीवीपैट जो होंगे उनको देखा जाएगा क्या सच में ऐसा है या नहीं है। तो इसलिए वीवीपैट हमारे फेयर इलेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
चलिए, ये इम्पॉर्टेंट था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर है न्यू नेवल एनसाइन ऑफ इंडियन नेवी इंस्पायर्ड बाय। यहाँ पे ये पूछा है कि भारतीय नौसेना का नया निशान कहाँ से प्रेरित है। क्या वो छत्रपति शिवाजी से है, महात्मा गांधी जी से है, सुभाष चंद्र बोस से है, या फिर एम्परर अकबर से है। तो इसका सही आंसर है आपका कि जो छत्रपति शिवाजी हैं उनसे ये प्रेरित है। तो इसका सही आंसर क्या है कि जो हमारी नेवी है, इंडियन नेवी का जो निशान है वो चेंज कर दिया गया है। अब वो निशान चेंज करा है तो वो जो निशान है वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज से इंस्पायर्ड है। अब देखो, आप सबको पता होगा कि हमारे जो निशान को रीडिज़ाइन कर दिया गया है। क्यों डिज़ाइन कर दिया गया? जिससे कि जो हमारे ऊपर जो कॉलोनी मतलब कि जो अंग्रेज़ों का जो छाप थी उसको हटाने के लिए इसको अलग मतलब चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करा गया है कि जो हमारे जैसे छत्रपति शिवाजी की जो मोहर थी, ठीक है, वो ऐसे ऑक्टागोनल शेप में थी। अब उन्हीं से उसी शेप को लेकर इस निशान को इस तरीके का इस शेप का बना दिया गया है। साथ में क्या था कि पहले जो निशान था वो पहले हमारे यहाँ पे फ्लैग था, झंडा था, और फिर इसी झंडे पर एक क्रॉस का निशान भी था जो कि हमारे जो अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश लोग थे, उनकी याद दिलाता था, जिसको हम बोलते थे सेंट जॉर्ज, ठीक है, सेंट जॉर्ज क्रॉस बोलते थे। अब इसको हटा दिया गया है, उसको हटा के केवल यहाँ पर हमारा झंडा छोड़ा है और साथ में जो शिवाजी महाराज हैं उनसे इंस्पायर्ड ऑक्टागोनल शेप का एक निशान छोड़ा गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट था, न्यूज़ में था। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हमारे नेवी के नए चीफ बने हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी नेवी का निशान भी चेंज हो चुका है। चलिए, अगर आपसे इससे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप इसको सही करके ज़रूर आना एग्ज़ाम में। चलिए, ये था हमारे 8 क्वेश्चन। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, वीडियो को लाइक करिए, और जिन बच्चों को ज़रूरत है, ठीक है, और उनको बताइए कि इस चैनल पे आपको फ्री में बहुत सारा मटेरियल हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही मिल जाता है। तो उन बच्चों के साथ प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।